हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सीरीज, उस पर हम प्रश्न कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस नंबर 9 लिया है। पहले क्या हो रहा था कि हम लोग जो है प्रैक्टिस प्लस प्रश्न लिख देते थे। यहाँ पर इस जगह पर प्रश्न लिख के देते थे, क्योंकि एक प्रश्न की ही चर्चा करनी होती थी। अब मैंने इसको कर दिया है कि आप इसको प्रैक्टिस 9 डाल दीजिए कि 9वें नंबर पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अंदर 2 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 प्रश्नों की चर्चा यहाँ मैं अभी करूँगा। आप देख सकते हो ये 2 प्रश्न कल मैंने इनको प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। और एक हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है, तो उस अभ्यास सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है आपको पीवाईक्यू कराया जा रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले विगत 10 वर्षों 15 वर्षों में, तो हम उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो, हमें कमेंट में भी बता सकते हो। बाकी हमने अपनी तरफ से जो देखा है कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सिलेबस से उसको भी देख रहे हैं कि गवर्नेंस कैसे लिखा जाता है। गवर्नेंस के प्रश्न बहुत से टीचर नहीं बताते हैं। फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन के प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं उनको ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर भी सोच रहा था कि वैसे सब्जेक्ट ले लूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इतिहास के प्रश्न मैंने आज से लेने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हो इसको, मैंने देखिए यहाँ पर इतिहास के प्रश्न लिए हैं इस तरह से। तो आप चाहो तो ये जो है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आप इस प्रश्न को देख सकते हो पॉज करके, और इससे संबंधित मटेरियल आप पढ़िए और फिर प्रश्न को लिखिए। ठीक, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल फिर मैं इसी प्रैक्टिस 10 में, अभी 9 था आज, अब ये 10 है, तो इसकी चर्चा मैं करूँगा। और इसके लिए मैंने मटेरियल यहाँ पर बता दिया आपको। इतिहास के लिए मटेरियल क्या रखना है, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं भागना है। तो एक आपकी आर्ट एंड कल्चर की 2 पुस्तकें आती है कि 11th क्लास में एनसीईआरटी की, जिसको फाइन आर्ट हिंदी में ललित कला बोलते हैं, और 12th में भी एक फाइन आर्ट की बुक आती है, उसमें भी उसको हिंदी में ललित कला बोलते हैं। ठीक, फिर विश्व इतिहास में भी एनसीईआरटी अर्जुन देव सर की बुक आती है, अगर चाहो तो उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। इससे ज़्यादा प्रश्न आते नहीं, 2-3 से प्रश्न ही आते हैं। तो आप किसी जीएस मटेरियल या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपने कहीं पर ज्वाइन कर रखा है, तो उसके भी जीएस के मटेरियल आप पढ़ सकते हो विश्व इतिहास के लिए। ठीक, फिर उसके बाद प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के लिए आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हो। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इनमें ओल्ड एनसीईआरटी जैसे कि प्राचीन भारत की पढ़ सकते हो, मध्यकालीन भारत की पढ़ सकते हो, और आधुनिक भारत विपिन चंद्रा के नाम से आती है। ठीक, और प्राचीन भारत में आर एस शर्मा सर की आती है, और मध्यकालीन में सत्येंद्र कुछ ऐसे करके है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, उसकी आती है। तो आप चाहो तो उनकी ओल्ड एनसीईआरटी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक, तो इसका सहारा आप लीजिए। इस तरह से आप तैयार करोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और न्यू एनसीईआरटी को मत छोड़ो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी पुस्तक बहुत ज़्यादा भारी भरकम तो होती नहीं। ठीक, तो एनसीईआरटी पुस्तक में आप जो है, जैसे न्यू की अगर मैं बात करूँ, न्यू एनसीईआरटी में तो आप जैसे 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो उसमें प्राचीन भारत। ठीक, तो 6th क्लास के साथ साथ 12th क्लास की भी जो पहली उसका पार्ट 1 है, भाग 1, वो भी प्राचीन भारत से टच होता। तो आप 2 पुस्तक को एक साथ ले लो कि आपने 6 को पढ़ा, 12th को भी पढ़ लिया। तो उसके बाद 7th की उठा लो, उसमें मध्यकालीन भारत है, तो फिर आप 12th की न्यू वाली एनसीईआरटी में पार्ट 2 देख लो, उसको साथ में मिला के पढ़ लो। फिर उसके बाद 8th क्लास के 2 पुस्तकें हैं, आधुनिक भारत की पतली पतली सी हैं, उससे उठाओगे तो 12th का जो पार्ट 3 है उसको पढ़ लो। ये तीनों बेसिक आप पढ़ लोगे। फिर उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी आप उठा लो, जो एनसीईआरटी की ही ओल्ड है। ठीक, उससे जो उसमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। फिर मध्यकालीन की भी ऐसे उठा लो, फिर आधुनिक की भी ऐसे उठा लो। तो ये आपके पास 3-3 4-4 पुस्तकें पतली पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो आप उनमें घबराओ, इन्हीं से ही आपका प्रीलिम्स मेंस सब निकल जाएगा। ज़्यादा इनके चक्कर में भागना इधर उधर नहीं पड़ेगा। इतना मटेरियल आप कवर कर लोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका मटेरियल को यूज करके और ये प्रश्न करने का अभ्यास करना। ठीक, मैंने इनको बता दिया है, कल मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप पॉज करके इन प्रश्नों को पढ़ लो। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए ये प्रश्न है, आज पॉलिटी के 2 प्रश्न हो जाएंगे। तो मैंने आपको 10 प्रश्न प्रैक्टिस सीरीज में करा दिए। ठीक, पॉलिटी के और गवर्नेंस के। अब मैं इतिहास विषय उठाऊंगा, फर्स्ट पेपर में जो जो प्रश्न आ जाएंगे उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ, आपका पूरा सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो जीएस, वो तो पढ़ते रहो, उसके साथ साथ इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका
ये सिलेबस है। तो पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे सिलेबस से टच हो रहा है, कैसे जुड़ रहा है। तो भारत में संसद सदस्यों को प्रदान किए गए व्यक्तिगत तथा सामूहिक विशेषाधिकारों का औचित्य स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार की बात कर रहा था। हम सिलेबस में देखेंगे कहाँ पर ये जुड़ रहा है। तो आप 5वां नंबर टॉपिक सिलेबस GS2 का देख रहे हैं। GS2 देखोगे तो GS2 में आपका संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, डैश लगा हुआ ना, तो यहाँ रुको, संरचना, उसके कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, देखो डायरेक्ट दिया है। अब देखिए सिलेबस में जब डायरेक्ट दिया है तो हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो यहीं पर वो चीजें हैं, इससे उत्पन्न होने वाले विषय जो भी पढ़ोगे उससे उत्पन्न होने वाले विषय होंगे। ठीक, तो इसके दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर भारत में नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रीटें कैसे कार्य करती है, व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपका फर्स्ट नंबर से जुड़ रहा है। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, अब इसी के अंतर्गत आ जाएगा ये सब चीजें। फिर बुनियादी संरचना, ठीक, क्योंकि और कहीं तो मूल अधिकार डिफाइन नहीं है, प्री में भी कहीं नहीं डिफाइन है, तो इसलिए से जो है हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों को। तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका मेंस प्री दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से पढ़ना, मैं प्रश्न की चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ कि भारत में संसद के सदस्यों को प्रदान किए गए व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों को स्पष्ट करें। तो आपको लिखना क्या है, पहले तो आपको भूमिका लिखनी, उसमें संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा कर दो, और संसदीय विशेषाधिकारों के साथ चर्चा करते करते ये भी बता देना कि जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक, इनको बता करके भूमिका में ही थोड़ा सा चर्चा करके फिर उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार को मुख्य भाग में लिखना है कि क्या होता है। पहले व्यक्तिगत बता दो, फिर सामूहिक बता दो, छोटा सा निष्कर्ष डाल दो। मैंने जैसे किया, मैं थोड़ा सा पेन इसमें हल्का सा छोटा पतला कर लेता हूं जिससे आपको दिखने में समस्या ना हो। ठीक, अब देखिए, संसदीय विशेषाधिकारों से तात्पर्य संसद के दोनों सदनों, अब मैंने कोष्टक में डाल दिया राज्यसभा और लोकसभा, आप चाहो तो उच्च सदन, निम्न सदन, इस तरह से आप लिख सकते हो, के सदस्यों को प्राप्त विधिक उन्मुक्तियां, छूटों और अधिकारों से, मतलब संसदीय विशेषाधिकार को मैंने थोड़ा डिफाइन किया। फिर संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत 2 विशेषाधिकार आते हैं, तो हमने उसकी भी चर्चा करी। संसदीय विशेषाधिकारों को प्राय 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो एक आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गया, एक आपका सामूहिक विशेषाधिकार हो गया। ठीक, अब आपको पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जानकारी होगी, क्योंकि मेंस की आप प्रश्न देख रहे हो तो इसका मतलब आपने अच्छा खासा थोड़ा बहुत तैयार कर रखा है। अब मैं डिफाइन यहाँ पर समझाने नहीं लगूंगा व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होते हैं, सामूहिक क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लास नहीं चल रही। ठीक, ये उत्तर लेखन अभ्यास है। फिर इसको व्यक्तिगत विशेषाधिकार को मैंने यहाँ थोड़ा डिफाइन किया, तो मैंने इसको थोड़ा सा जैसे कि फ्रेमिंग कर ली। अब कभी बार क्या होता है कि हमारे पास समय कम होता है तो हम फ्रेमिंग करके ही छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल सकते हो 1-2 पॉइंट, धीरे धीरे ये धीरे धीरे कला आपके अंदर आ जाएगी। अभी मैं क्या है कि मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ ये सब चीजें, इसलिए क्योंकि कहीं आपको छोटा, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है और ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल दे देना है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा तो आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा मटेरियल देने से बच रहा हूँ। आप देखिए कि इन्हीं मटेरियल को यूज करके आप मेंस लिखा हूँ। अब मैं कम से कम 1000 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप मेंस आराम से धड़ाम से लिख के आओ, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो मैंने व्यक्तिगत विशेषाधिकार को पीछे तर्क, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना यही कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में बताना है, तो हमको इसके पीछे के तर्क क्या है। तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है हमको, संसद के अंदर हम बोलने की स्वतंत्रता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हो, जनता की आवाज उठा रहे हो। अगर आपको वहां पर सीमाएं लगा दी गई, जैसे मूल अधिकारों में व्यक्तियों नागरिकों के ऊपर कुछ सीमाएं होती है, वैसे संसद सदस्यों के ऊपर थोड़ी सीमाओं की छूट है। ठीक है, तो ये लेकिन संसद की मर्यादा के अंतर्गत आपको रहना है। ऐसा नहीं कि छूट देगी तो कुछ भी आप बोल दो, ऐसे बोलो कि जो आप जनहित में, जनता के लिए आप खड़े हो रहे हो, तो आप सही से आप जो है उनकी गहराई तक उनकी बातों को रख सको संसद की समझ। ठीक, फिर गिरफ्तारी संरक्षण कि अब क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करके आया तो उसको संसद ऐसे चल रही, मान लो ये संसद सत्र चल रहा है, तो संसद सत्र चलने के 40 दिन पहले नहीं गिरफ्तार कर सकते, क्योंकि उसको इसका तर्क है कि आप संसद में आप कोई मटेरियल तैयार करोगे तो उसके लिए समय लगता है। अब आपने उसको गिरफ्तार कर लिया तो वो हो सकता है जनता की आवाज ही ना उठा पाए, तो हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं घातक हो जाएगा। फिर 40 दिन बाद नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये नियम होते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, और उतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं, सिंपल वे में पढ़ लो और पेपर निकालो। ज्यादा अगर स्टडी करनी हो तो जाकर के फिर PhD कर लो। ठीक है, इसलिए फिर न्यायिक हस्तक्षेप संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में मैं नीचे पढ़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एलेबरेट करके समझाने लगूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता, सदस्य बिना विधिक डर के, मुकदमों के डर के, मतलब बिना किसी मुकदमे के डर के अपने विचार और राय को रखने को स्वतंत्र है। इससे मुद्दों को गहराई से उठाने में मदद मिलती है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा कट गया हल्का सा, मैंने अनुच्छेद 105(1) यहाँ पर डाल दिया, 105 थोड़ा सा हो गया, इसको मैनेज करना। ठीक है, फिर यहाँ पर गिरफ्तारी संरक्षण दूसरा पॉइंट था।
सदन की या उसकी समिति की बैठक जारी रहने के दौरान 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व, यहाँ पर दिन थोड़ा सा, 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात दीवानी मामलों की बात हो रही है, ठीक, फौजदारी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में यही आ जाता है। वो कह देगा कि फौजदारी मामले में लिख देगा एक कथन कि फौजदारी मामले में जो है 40 दिन पूर्व और 40 दिन पहले आप संसद सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, या व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के अंतर्गत आ जाता है। पूरी बात लिख दी, व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी लिख दी, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सही है। तो यहाँ पर दीवानी की बात कर रहा है, ठीक। तो यहीं पर हमको छोटे छोटे पॉइंट प्री के लिए भी निकाल लेना। फिर न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्ति, किसी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई बात या दिए गए वोट के लिए न्यायालय में कार्यवाही से छूट दी गई है, कि मतलब न्यायालय में आप बोल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 105 दे दिया है, ठीक। फिर इसके बाद सामूहिक विशेषाधिकारों के पीछे तर्क क्या है? इसके वजह संसद की गरिमा और अनुशासन की रक्षा करना। आप देखते हो कि एक बार अभी पिछली बार उत्तर प्रदेश जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जो विधायिका जो विधानसभा सत्र में चल रही थी, तो उसमें एक IAS अधिकारी और कुछ जो उनके और साथ के जो उनके अधीनस्थ सेवा कर रहे थे, तो उनको जो है संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम के तहत उनको भी सजा दी गई थी, 1 दिन की जेल भी हुई थी। तो वो विधानसभा के अंतर्गत ही होती है एक छोटी सी जेल। वो एक तरीके से परंपरागत रूप से चली आ रही कि आपने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, ठीक। तो उसको पढ़ना जानना। फिर संसदीय कार्यों की स्वायत्तता और संसद की कार्यवाही की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सामूहिक विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो संसद की गरिमा और अनुशासन, तो सदन की अवमानना के दंडित करने का विशेषाधिकार या संसद की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर यहाँ संसदीय कार्यों की स्वायत्तता, सदन को अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर अपना कामकाज प्रभावी रूप से संचालित करने की स्वायत्तता दी गई है, ठीक। इसलिए जो है संसदीय कार्यों की स्वायत्तता यहाँ पर बताया गया। फिर संसद की कार्रवाई की गोपनीयता, मतलब गोपनीयता बनाए रखने का भी विशेषाधिकार होता है। तो संसद की गुप्त बैठक की कार्रवाई को प्रकाशन का संरक्षण, कि ऐसा नहीं कि कोई भी, जब आप देखते हुए जब संसद सत्र चल रहा होता है, कुछ विशेष मीटिंग होती, तो कुछ बाहरी लोग जो आकर के संसद में आते हैं उनको देखने को मिलता है। संसद की कार्रवाई देखने का आप भी जा सकते हो, आप अपने स्थानीय संसद सदस्य से परमिशन लेकर के आप जा सकते हो और देख सकते हो ये सब चीजें, ठीक। तो वो देखते हैं, तो जब गुप्त बैठक होती है तो इनको एंट्री नहीं दी जाती, आप कोई जा नहीं सकता है, ठीक। इसलिए तो इसको मैंने लिखा, ठीक, संक्षेप में। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी। अतः संसदीय विशेषाधिकार, निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, संसद सदस्यों को सदन के सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं और इन विशेषाधिकारों को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सांसद और विधायक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। तो मैंने इसको विशेषाधिकार को किससे जोड़ दिया? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया। तो ऐसे आप भी जो है व्यवहारिक तरीके से प्रश्न को लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न है, सीधे मैं इसकी भी चर्चा कर देता हूं। मैंने बता ही दिया था पहले किससे जुड़ रहा है सिलेबस के पार्ट से। तो भारत में नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिटें, अब रिटें जाकर के आप पढ़ो, अनुच्छेद 32 पढ़ो जाकर के, अनुच्छेद 226 पढ़ो जाकर, कैसे कार्य करती है व्याख्या करें, सिंपल प्रश्न है। फिर यहाँ पर मैं इनकी बात कर, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों, अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस 10 डाल रही है, इसको हटा देना क्योंकि प्रैक्टिस 10 कल होगा। मैंने क्या है कि पहले इसको जो कल मैंने लिख लिया था वहां गलती से ऊपर प्रैक्टिस प्रश्न 9 था, प्रैक्टिस 9 थी, उसमें 2 प्रश्न, तो उसकी प्रश्न ये दूसरा प्रश्न मैं चर्चा कर रहा हूं, तो यहाँ 10 नंबर को हटा देना, ठीक। तो भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिटें कैसे कार्य करती व्याख्या करें। तो मैंने इसकी भूमिका कैसे लिखना है इसको, तो पहले अनुच्छेद 32 और 226 का जिक्र करना है कि ये रिटें इसी में दी गई है, ठीक। फिर थोड़ा सा मुख्य भाग में सभी रिटों के बारे में बताना है और फंडामेंटल राइट में इन रिटों को महत्व बता देना, फिर थोड़ा सा निष्कर्ष लिख देना। तो मैंने देखो कैसे लिखा, आप भी ऐसे लिखिए। भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इस तरह से आप क्रमशः डाल करके भी लिख सकते हो, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। रिटों की भूमिका क्या होती है, पहले हमने थोड़ा सा रिटों की भूमिका भी बता दी कि रिटें होती क्या है भाई। 26 और 226 तो तुमने बता दिया, 32 और 226, लेकिन आप रिटों की भूमिका, रिटें होती क्या है पहले ये तो थोड़ा सा बता दो। तो रिटें, इससे एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ तुमने जो है व्यवहारिक तरीके से प्रश्न को लिखा, समझाया। रिटें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा जारी आदेश होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद किसी नागरिक के मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा तो 32 का यूज करेगा अनुच्छेद,
और उच्च न्यायालय जाएगा तो अनुच्छेद 226 का यूज करेंगे। ये हमने पहले ऊपर जिक्र कर दिया। फिर थोड़ा सा देखिए अनुच्छेद 32 थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसको संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने उसकी भी चर्चा कर दी। ठीक, फिर रिटों के प्रकार सीधे आप इस तरह से लिख सकते हो। मैंने इसको देखो इस तरह से, आप कोई जैसे आपने लिखा यहाँ पर रिटों के प्रकार, ठीक, रिटों के प्रकार लिखा। तो उसके बाद ऐसे आप जो है लाइन बना लीजिए। फिर एक आप लिखिए इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, क्यू वारंटो, सर्टियोरी, इस तरह से आप जो है सब कुछ डाल सकते हो। तो मैंने वैसे करे। अब क्या था कि यहाँ पर हम पूरा पेज लगाते तो अक्षर छोटे हो जाते, आपको दिखते नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लगाया था। जैसे हैबियस कॉर्पस मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि जिससे क्या होगा एग्जामिनर को ये ना समझ में आए कि आपको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होती है। बस इसको देवनागरी की लिपि में लिखी। अवैध हिरासत से बंदी को बचाना है, मतलब सशरीर प्रस्तुत करना न्यायाधीश के समझ 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायाधीश के समझ, न्यायालय के समझ पेश करना होता है। इसलिए इसको क्या होता है अवैध हिरासत, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको पुलिस ले करके थाने में बंद किए हो लेकिन न्यायालय के समझ पेश नहीं कर रही, तो इसलिए पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समझ प्रस्तुत करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अपराध करता है और भाग गया तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अपराध किया भाग गया तमिलनाडु, तो आने जाने में अपराधी को उत्तर प्रदेश के न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तो क्या होता है कि आने जाने में 3 दिन 4 दिन लग गए, तो उस 3 दिन 4 दिन को हम घटा देते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर होता है। ठीक, फिर मैंडेमस जिसको परमादेश कहते हैं, इसका अर्थ हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ ही है हम आदेश देते हैं, मतलब सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश जारी करना। ठीक, फिर प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, ऊपरी अदालत के द्वारा अधीनस्थ अपने अधीनस्थ अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि कोई छोटी न्यायालय है, वो क्या कर रही है अपने अधिकार, उसको कुछ अधिकार दिए गए कि इस अधिकार के अंतर्गत आपको काम करना है, अब उसके बाहर नहीं काम कर सकते। अब न्यायालय उसके बाहर काम कर रही है तो ऊपरी न्यायालय, मान लो कि ये जिला न्यायालय है, तो यहाँ पर आपकी हाई कोर्ट इसको रोकेगी। ठीक, इस तरह से। फिर आप यहाँ आ जाओ सर्टियोरी जिसको प्रेषण कहते हैं। यहाँ पर ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत के आदेश को रद्द करना, मतलब उसने कोई निर्णय दिया या आदेश दिया उसको रद्द कर सकती। तो सर्टियोरी में ये होता है उत्प्रेषण में, और परमादेश प्रोहिबिशन प्रतिषेध में क्या होता है कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने का प्रयास करती है। ठीक, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर को वारंटो जिसको अधिकार परीक्षा या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता, मतलब कोई अपना अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति है या कोई निजी संस्था है, ये सरकारी संस्था, वो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काम कर रही होती है अवैध रूप से, तो उसको रोकने का यह प्रयास कर रही होती है। ठीक, मतलब कि उसका लीगल राइट नहीं है, इलीगल राइट के थ्रू वो अपना काम कर रही है। फिर हमने थोड़ा सा निष्कर्ष दिया, अतः मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी व्यवस्था रिटें प्रदान करती हैं, जिससे न्यायालय को त्वरित और निष्पक्ष एवं, यहाँ पर तथा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमा होना, और निष्पक्ष और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की संप्रभुता प्राप्त होती है। इस तरह से मैंने निष्कर्ष लिखा, आप भी इस तरह से लिखोगे आराम से, ऐसे ही लिखते हैं। हमें किसी दिन देखिए कि आपको टॉपर्स की कॉपी जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों की वेबसाइट में पड़ी हुई है, अगर उनसे मैं परमिशन लेता हूँ तो मैं, अगर वो परमिट हमें कर देते हैं कि दिखाने की, तो मैं हो सकता है कि आपको यूपीएससी के प्रश्नों को भी दिखाऊं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कल के लिए प्रश्न है, मैंने यहाँ चर्चा कर दी थी आपको, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीय कला की एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान बनाने में क्या भूमिका निभाई है, उसके प्रभाव किस प्रकार दिखे हैं। ठीक है, मैंने इसको चेंज किया है। ठीक, फिर इसमें गुफा वास्तुकला का विकास प्रारंभिक आश्रय स्थलों से लेकर एलोरा के भव्य एकाश्म मंदिर, एकाश्म के बारे में मुझे बताना क्या होता है, ठीक, मंदिर तक किस प्रकार क्रमिक रूप से हुआ, इसमें किन स्थापत्य विशेषताओं को। अब देखिए मैं आर्ट एंड कल्चर आपको पूरा करा दूंगा, परेशान मत होना। आप आर्ट एंड कल्चर अगर अपने मन से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए। देखिए जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें मैं रोकूंगा नहीं, पढ़ते रहो, लेकिन लिमिट में। ऐसा ना हो कि आप उसकी पीएचडी करने लगे, और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहो तो मेंस तो मैं आपका ऐसे ही तैयार करा दूंगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन मटेरियलों को देखो, मैंने पहले शुरू में ही चर्चा कर दी थी, इन मटेरियल को देख करके आप प्रश्नों को करो, तो इस तरह से आपका जो है पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।